नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। लोकसभा का रण संग्राम 2024 में मैं हूं आपके साथ सारिका। लोकसभा चुनाव के क्या कुछ है हाल, वार पलटवार का दौर किशोर जारी है और आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है ये लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अब विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर साफ तौर पर हमलावर नजर आ रहे हैं। आज हम आपको इन्हीं आरोप प्रत्यारोप और पक्ष विपक्ष के हमलावरों की और हमलों की पूरी जानकारी इस खास कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनजाने में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 को बदलने की इच्छा मोदी शाह गेम प्लान को उजागर कर दिया है। दरअसल पूरा मामला है कि खड़गे ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में बातचीत करते समय गलती से अनुच्छेद 371 का उल्लेख कर दिया। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया था और बीजेपी के नेताओं ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत इस गलती को पकड़ते हुए कहा कि कांग्रेस की ऐसी गलतियां दशकों से हमारे देश को परेशान कर रही है। जयराम रमेश ने अब इस बयान पर खड़गे का बचाव किया है और खड़गे के बयान को स्पष्ट करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि यह जुबान की फिसलन थी और कांग्रेस अध्यक्ष का मतलब स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 370 ही था। चुनाव नहीं, ये मनोवैज्ञानिक खेल खेलने में अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत माहिर हैं। ये मार्केटिंग में तो बड़ी कुशलता दिखाते ही हैं, पर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है ना, 370 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, सब बयान है, हकीकत नहीं है। अगर आप 370 पार करेंगे, सब गठबंधन के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? आप बीजेडी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप टीडीपी और पवन कल्याण के पीछे? क्यों भाग रहे हैं आप अकाली दल के पीछे? तो आप इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में लगे हुए थे। आपने पलटी करवा दिया नीतीश कुमार से, आरएलडी को भी पलटी करवा दिया। तो मैं आंकड़े में नहीं जाऊंगा, पर मैं यही कहूंगा, मैं जब छोटा था, मैंने एक बहुत मशहूर फिल्म था, सुपर हिट फिल्म था, जिसके गाने आज भी मुझे याद है और सब लोग गाते हैं वो गाना, विश्वजीत और वहीदा रहमान। 20 साल बाद 2003 में क्या हुआ? दिसंबर के महीने में हम छत्तीसगढ़ बुरी तरीके से हारे, हम मध्य प्रदेश बुरी तरीके से हारे, राजस्थान बुरी तरीके से हारे, सिर्फ दिल्ली जीत पाए और हमारा मनोबल बहुत नीचे गिर गया था। मुझे आज भी याद है, हमारे सब बड़े बड़े नेता, मनोबल बहुत नीचे गिर गया था। पर 2004 में हमारी सरकार बनी ना, इंडिया शाइनिंग था और हमारे देश के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लोग कह रहे थे आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते, आप छत्तीसगढ़ हारे हैं, राजस्थान हारे हैं, मध्य प्रदेश हारे हैं, जो अभी हुआ है। पर 20 साल बाद वही हमें देखने को मिला। यही 3 राज्य हम बुरी तरीके से नहीं हारे, पर हारे हैं। इससे मैं नहीं भागना चाहता हूँ। वोट शेयर का फर्क इतना नहीं है, पर सरकार तो नहीं बनी हमारी। 3 सरकारें, इनमें से 2 सरकारें हमारी थी। एक्चुअली ऐसा देखा जाए 3 सरकार थी। कमलनाथ की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की गद्दारी के कारण वो सरकार गिरी मार्च 2020 में। तो 20 साल बाद ये भी हो सकता है, प्रधानमंत्री को भूलना नहीं चाहिए। इसे लेकर अमित शाह तुरंत कांग्रेस अध्यक्ष पर झपटे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मोदी वास्तव में नागालैंड से संबंधित अनुच्छेद 371A, असम से संबंधित अनुच्छेद 371B, मणिपुर से संबंधित अनुच्छेद 371C और अनुच्छेद 371F, सिक्किम मिजोरम से संबंधित अनुच्छेद 371G और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित अनुच्छेद 371H को बदलना चाहते हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसलने वाली लाइन को सुनकर अमित शाह बेहद ही उत्साहित और उत्तेजित हो गए थे, क्योंकि खड़गे जी ने अनजाने में ही अनुच्छेद 371 पर मोदी शाह के गेम प्लान को उजागर कर दिया था और इस बयान पर अमित शाह ने वीडियो शेयर करके कटाक्ष भी किया। धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है, धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है और आज वो रुकावट, ये सदन का अगर आदेश प्राप्त होता है तो आज ये रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाए। उनकी बात छोड़े और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो,
जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। वो हमेशा यही कहते हैं हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। तो ये 15 लाख भी आपको नहीं मिले, ठीक है छोड़ दीजिए। और उन्होंने ये कहा किसानों के लिए उनकी आमदनी दुप्पट कर दूंगा। उस किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई है। तीसरा चौथा उन्होंने कहा कि एमएसपी रेट हम बढ़ाएंगे किसानों के लिए। क्या उन्होंने किया? अब सब नहीं बोल रहे, बोले तो अब मुझे, उसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है, झूठ बोलते हैं। और मुझे मालूम नहीं क्यों, किस वजह से वो झूठ बोलते गए। परसों मैं सुना, कल शायद उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं। उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। क्या फर्टिलाइजर के दाम कम कर दिए? क्या डीजल का दाम कम कर दिए? क्या पेट्रोल का दाम कम कर दिए? तो ये सब नहीं करने वाले, उनको आप वोट देंगे? हाथ उठाइए, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, आप सबको धन्यवाद देता हूं। अमित शाह ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें जयपुर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को यह कहते हुए सुना गया कि भाजपा वाले यहां आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने 371 हटा दिया। इसका इससे क्या लेना देना है? यदि आप जाकर जम्मू कश्मीर के इसके बारे में बात करते हैं तो यह ठीक है। इसके बाद शाह ने खड़गे की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के जानकारी के लिए बता दें कि यह अनुच्छेद 371 नहीं था बल्कि अनुच्छेद 370 था, जिसे मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया था। हालांकि कांग्रेस से ऐसी ही भयानक गलतियां करने की उम्मीद की जाती है और इनकी ओर से की गई गलतियां हमारे देश को दशकों से लगातार परेशान कर। तो ये थी जुबानी फिसलन जिसे बीजेपी के बड़े नेता ने पकड़ते हुए इस पर कटाक्ष किया है। और अब आ जाते हैं एक और पलटवार पर, जहां पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कंगना ने पिछले दिनों कहा था कि वह बीफ खाती हैं और समाचार की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि भाजपा ने उसी कंगना रनौत को टिकट दिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि उन्हें बीफ पसंद है। भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने वडेट्टीवार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की गंदी संस्कृति को दर्शाता है। वह मुद्दों पर हमसे लड़ नहीं सकती और ये पार्टी की पराजयवादी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं भाजपा नेता शाइना एनसी ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का तक आरोप लगा दिया और पार्टी नेता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से कंगना रनौत को लेकर की गई पोस्ट और सांसद रणदीप सुरजेवाला की ओर से हेमा मालिनी के खिलाफ की गई टिप्पणियों की ओर इशारा किया। शाइना एनसी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी भी विचार प्रक्रिया में इतनी कमजोर है तो मुझे लगता है कि इसका करारा जवाब 4 जून को मिलेगा, जब भारत की महिलाएं कांग्रेस नामक इस महिला विरोधी पार्टी के खिलाफ बोलेंगी और वोट करेंगी। Clearly, the Congress is an anti-woman party. Look at the sequence of events. You have Supriya Shrinet saying
Mandi mein kya rate chalega. You have Shiva Shankar Appaji saying that women should be limited to the kitchen. You have Rahul Gandhi himself misusing the word Shakti. And here you have Randeep Surjewala ji, who's commenting on Hema Malini, who is the same age as Sonia Gandhi. On the other hand, you have a Prime Minister that has empowered every woman in public life as well as whether she is literate, secure, financially empowered. And when we use the word Nari Shakti Vandan, it's not just a mere saying. It is an embarkment of a future of the women of India. And on the other hand, you have a condescending party with a misogynistic mindset that continues to be a repeat offender time to time. And how do you see his body language? He was addressing a public rally there and using his hands and reacting to it just for the entertainment. So do you find that? Randeep Surjewala should have some kind of shame and etiquette. He is in public life. Using this misogynistic mindset with objectionable comments is one thing, but look at the body language. He is commenting on Hema Malini ji, who has served as a member of parliament in Mathura, served for her people with conscientiousness, is the same age as Sonia Gandhi, and there you use these kind of words. This is not the first time the Congress has commented. Supriya Srinath using terms like Mandi mein kya rate chal raha hai, Shiva Shankar Appaji saying that women should be limited to the kitchen, Rahul Gandhi misusing the word Shakti. The Congress party is a male misogynistic dynast which does not empathize with the changing roles and the changing avenues of the women of India. Prime Minister Modi has empowered every woman to fly. Nari Shakti Vandan is not a thought process. It is a vision plan of a leader wanting women and men at par. The Congress party is way behind its time. So wake up, because the women of India will vote against the Congress. बता दें कि पिछले दिनों सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना रनौत पर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर होने के बाद विवाद खड़ा हुआ था। भाजपा की ओर से कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने के एक दिन बाद किए गए इस पोस्ट में अपमानजनक कैप्शन के साथ कम कपड़ों में कंगना रनौत की एक तस्वीर शेयर की गई थी। और ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर रणदीप सुरजेवाला भी चर्चा में आए थे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला भी कुछ दिन पहले तब विवाद में आए जब बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित वाल्मीकि ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें सुरजेवाला हेमा मालिनी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। महाराणा प्रताप पत्ते खाकर गुजारा क्यों करते थे? क्या कोई बता सकता? इसलिए नहीं कि उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट बनना था, इसलिए कि वो सम्मान और इज्जत की लड़ाई के लिए लड़ते थे। इसलिए वो पत्ते खाकर जंगल में गुजारा करके फिर भी मुगल से लड़ते थे। साहब, अगर हिंदुस्तान का, हरियाणा का किसान लाखों की संख्या में, मजदूर लाखों की संख्या में, ये आड़ती भाई बैठे हैं, ये भी चिंदा चिंदा हमारे साथ गए, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तखत करने गए, तो पाप क्या है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हम सरकार क्यों चुनते हैं? ताकि सरकार हमारे साथ न्याय करे, बस। प्रधानमंत्री क्यों बनाते हैं? ताकि प्रधानमंत्री हमारी बात सुने। मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं जी? ताकि वो हमारी बात सुने। सरपंच क्यों बनाते हैं? ताकि गांव का काम सरपंच करे हमारे से बात करके। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों? धर्मेंद्र जी के ब्याह रखिए, बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। परंतु आज जो होने लग रहा है वो होने लग रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों के वोट के राज को खत्म करने की साजिश हो रही है। नहीं तो किसान के रास्ते पर नश्तर क्यों बिछाए जाते हैं, आप बता दीजिए। सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के पंचकुला में क्यों कूटा जाता है? नंबरदारियां क्यों खत्म की जाती हैं? गरीब आदमी को राशन कार्ड के लिए धक्के क्यों खाने पड़ते हैं?
इसलिए समय बदल रहा है। ये वोट का अगर राज खत्म कर देंगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। हम लोग आपके पास इसलिए आते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं, काम करते हैं, ताकि जब 5 साल बाद पर्ची पड़ेंगी तो लोग मेरी बात सुने। यही बात होगी सर। तो जुबानी फिसलन और आपत्तिजनक टिप्पणी लगातार अब लोकसभा चुनाव है और ये पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर इन्हीं बातों को लेकर नजर आ ही रहे हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने बात की। संजय सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी के कैंपेन पर भी बात की है। इस चुनाव में पार्टी 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने बताया कि हमारा ध्यान ये सुनिश्चित करने पर है कि जिन क्षेत्रों में हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे समर्पण के साथ प्रयास करें। जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां हमारे कार्यकर्ता इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के प्रचार में मदद करेंगे। नीतीश कुमार का जाना अप्रत्याशित था। संजय सिंह ने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए का हाथ थामने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जाना अप्रत्याशित था। वह विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और वह अचानक एनडीए में शामिल हो गए। इस तरह से पाला बदलने से आपकी छवि पर असर पड़ता है। आप अल्पावधि में शक्ति और कुछ लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार पाला बदलते हैं तो इतिहास आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। में याद किया जा सकता है या साहसी के रूप में। हमें यह तय करना होगा कि हम किस रूप में याद किए जाने चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो लोग कभी बीजेपी के खिलाफ बोलते थे और अब उसके सामने झुक गए हैं उन्हें अच्छी तरह से याद किया जाएगा। आगे संजय सिंह ने ममता बनर्जी पर भी बात की। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कहा कि वह बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। वह बीजेपी के साथ नहीं है। उनमें और नीतीश कुमार में जमीन आसमान का अंतर है। नीतीश कुमार बीजेपी के सामने झुक गए जबकि ममता बनर्जी उनके खिलाफ लड़ रही हैं। बंगाल में नतीजे अच्छे होंगे। इंडिया ब्लॉक को इसका फायदा जरूर होगा। एक दुखद हृदय विदारक घटना नृशंस हत्या की, दरिंदगी और हैवानियत की देश की राजधानी दिल्ली में घटित हुई और उसमें जिस प्रकार से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज उन दरिंदों के, उन हैवानों के पक्ष में खड़ी है, यह साफ तौर पर दिखाता है कि देश भर में कहीं भी बलात्कार की घटना हो, हत्या की घटना हो, कोई बहुत बड़े भ्रष्टाचार की घटना हो, अगर उस व्यक्ति का कनेक्शन दूर दूर तक कहीं बीजेपी से है तो पूरी की पूरी बीजेपी और उनका शासन तंत्र उनको बचाने में खड़ा हो जाता है। कंजावला की यह घटना इसी बात का सीधा उदाहरण है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मनोज मित्तल इस नृशंस, दरिंदगी भरी, हैवानियत भरी हत्या का जिम्मेदार है। अपने साथियों के साथ ऐसा काम करता है जिसका उदाहरण आपको तालिबान में दिखेगा। ऐसा काम उसने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में किया, घसीट कर कई किलोमीटर तक एक लड़की की हत्या कर दी और उसके बाद पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस मामले की लीपापोती में, हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, हर बात पर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके तमाम केंद्रीय मंत्री आज चूहे के बिल में छुपे हुए हैं। एक शब्द निंदा के किसी के मुंह से नहीं निकले अब तक। और तो और छोड़ दीजिए, वो मनोज मित्तल, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकाला नहीं। ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको निष्कासित नहीं किया क्योंकि बीजेपी कहती है उन्नाव कांड करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हाथरस कांड करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, शाहजहांपुर में चिन्मय आनंद जी का कांड होता है, अभी वो फरार है 376 के मामले में, कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, पूरी बीजेपी उनके साथ, उनके बचाव में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को, हत्यारों को पूरे देश में बचाने का काम कर रही है और देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो गई। कल से दर्जनों बार गृह मंत्री के दफ्तर पर फोन कर चुका, अमित शाह के दफ्तर पे समय मांग रहा हूं कि भाई मिलने का समय दे दीजिए गृह मंत्री जी। कानून व्यवस्था की हालत दिल्ली में बद से बदतर हो गई है। बड़े बड़े दावे किए दिल्ली पुलिस ने कि हम बैरिकेडिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था रखेंगे न्यू ईयर के मौके पे, और बावजूद इसके 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक एक लड़की को दरिंदे घसीट के जानवरों की तरह मार देते हैं। ऐसी घटना पे मैंने अमित शाह जी के यहां चिट्ठी भेजी, मेल भेजा, मेल के द्वारा उनको सूचित किया, उनको फोन कई बार किया,
उनके ऑफिस में फोन किया, ऑफिस से कल बताया गया आज समय मिल जाएगा। अभी तक हमारे सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय देश के गृह मंत्री ने नहीं दिया, जिसके अधीन दिल्ली की कानून व्यवस्था है। पूरी की पूरी बीजेपी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज एक ही काम कर रही है, वो मनोज मित्तल जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है उसका बचाव कैसे किया जा सके। कल से एक कहानी भी गढ़ी जा रही है, उसको अलग एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, मामले को तोड़ मरोड़ के लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? बीजेपी के नेताओं के इशारे पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने उस दरिंदे नेता को अभी तक निष्कासित नहीं कर पाई, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या संवेदनशीलता है उनकी। अभी भी वो बीजेपी में है, उसको पार्टी से निकाला नहीं। तो इसलिए मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं चल पा रही है तो दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए। आपके गृह मंत्री बनने के बाद दिल्ली के न्यायालयों में हत्या का मामला आया, दिल्ली में छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, वकीलों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, गैंगवार दिल्ली की सड़कों ने बर्दाश्त किया, देखा, गैंगवार की घटनाओं का गवाह बना दिल्ली। अगर कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है, इसको छोड़ दीजिए। अमित शाह जी, अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में दिल्ली की कानून व्यवस्था दे दीजिए, आपको ठीक करके हम दिखाएंगे कि कानून व्यवस्था कैसे सही होती है, कैसे कार्रवाई होती है अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ, हत्यारों के खिलाफ। आपका पूरा का पूरा तंत्र, पूरी की पूरी पार्टी ऐसे अपराधियों के संरक्षण में लगी हुई है। मैं यही कहना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री की इतनी बड़ी संवेदनहीनता कि ऐसी घटना के बावजूद कल से लेकर आज तक कई बार, दर्जनों बार फोन करने के बाद, चिट्ठी लिखने के बाद, मेल करने के बाद समय न देना, इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार और उनके नेता ऐसे दरिंदों को बचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को केरल में कांग्रेस की स्थिति पर तंज कसा। उन्होंने वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। स्मृति ईरानी ने केरल में कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक के पार्टनर सीपीआई से ही मिल रही चुनौती का जिक्र किया। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने महासचिव एनी राजा को केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ भाजपा ने सीट पर अपने केरल प्रमुख के सुरेंद्रन को उतारा है। ऐसे में यहां त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। स्मृति ईरानी ने कर्नाटक में रैली के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष की हालत ये है कि वे एक तरफ एकजुट होने की बात कहते हैं तो दूसरी तरफ वायनाड में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। वामपंथी दल कह रहे हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते, लेकिन जब वही वामपंथी इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली जाते हैं तो वे राहुल गांधी को गले लगाते हैं। स्मृति ईरानी ने आगे कहा, कल मैंने केरल में कहा कि दिल्ली में गले लगाना, केरल में भीख मांगना, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस जिस स्थिति से गुजर रही है उससे यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में गले लगाना, केरल में भीख मांगना और कर्नाटक में ठगना है। ध्यान से सुनेंगे, फिर ट्विटर पे जाएंगे, उसका हंगामा मचाएंगे। हमको ये बतला दे कि तुम्हारा नेता कौन, तुम्हारी नीति क्या, नियत क्या है, ये दुनिया जानती है। क्यों नहीं राहुल गांधी जाते, उत्तर प्रदेश में लड़ते, दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में थगिंग। ये हाल है। एक ही बात कहना चाहूंगी उनको जो आज मेरी एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनेंगे, फिर ट्विटर पे जाएंगे, उसका हंगामा मचाएंगे। है ऐसे कुछ प्राणी, बाकी सब छोड़ दे विपक्ष, हमको ये बतला दे कि तुम्हारा नेता कौन, हमको ये बतला दे तुम्हारी नीति क्या, नियत क्या है, ये दुनिया जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी, हमारी नीति सशक्त भारत और हमारा जो नियत है, हमारा जो संकल्प है वो है 2047 तक पूर्ण रूप से भारत को विकसित बनाना और आगे 3 साल में भारत को तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बनाना।
इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ सीपीआई के एनी राजा ने बुधवार को वायनाड से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सीपीआई केरल में सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे में भागीदार है, जबकि सीपीआई और कांग्रेस विपक्षी इंडिया गुट में भागीदार है। दोनों पार्टियां केरल में प्रबल दावेदार हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार उतार रही हैं। बता दें कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी देर से उतारे और अमेठी में अब तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर यह तंज तभी आया जब कांग्रेस ने अभी तक उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। यह सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर यहां पर जीत हासिल की और इस बार भी राहुल अमेठी से मैदान में उतरेंगे या नहीं, यह साफ नहीं है। प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने इस सप्ताह के शुरुआत में राजनीति में प्रवेश करने और अमेठी सीट से कांग्रेस का चेहरा बनने के संकेत देते हुए कहा था कि अमेठी के लोग उन्हें संसद में देखना चाहते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने शनिवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। तो जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया था कि फेरबदल, आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में राजस्थान के जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। इस सरकार ने आम लोगों पर अत्याचार किया है। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सबका है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। साथियों, कभी हमारे महान पूर्वजों ने कठिन संघर्ष के दम पर हमें आजादी दिलाई और इतने वर्षों बाद आज चारों तरफ अन्याय का अंधकार पड़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और न्याय की रोशनी खोजेंगे। आगे सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी जी लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, देश से ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से भी बड़ा हो सकता है? और जो ऐसा सोचता है, देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, आदिवासी और मजदूर उन्हें सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और बीजेपी में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से खड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता से बर्बाद किया जा रहा है। हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सब तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। साथियों, कभी हमारे महान पूर्वजों ने अपने कठिन संघर्ष के बलबूते पराधीनता के घोर अंधेरे में देश की स्वाधीनता के सूर्य को खोजा और पाया था। इतने वर्षों बाद वह महान ज्योति कुछ मद्दिम पड़ गई है। चारों ओर अन्याय का अंधकार पड़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी खोजेंगे। भाइयों और बहनों, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से भरा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उससे
संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सबका है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है, इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। भाई और बहनों, देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। सोनिया गांधी ने किसानों, बच्चों और बेरोजगारों पर भी बात की है। उन्होंने कहा, आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान तक जुटा पाना मुश्किल है। मेहनतकश कामगार के परिश्रम का मोल कम होता जा रहा है। रसोई की महंगाई बार बार मेरी बहनों की अग्नि परीक्षा ले रही है। किसानों और मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे और बच्चियां बेरोजगार हैं। गरीब कितना भी जोर लगा ले, लेकिन उसके पास शक्ति, सफलता और रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही। साथियों, आज देश आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है, इसलिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के साथी मेहनत से इसके एक एक संकल्प और गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान तक जुटा पाने मुश्किल है। मेहनतकश कामगार के परिश्रम का मोल कम होता जा रहा है। रसोई की महंगाई बार बार मेरी बहनों की अग्नि परीक्षा ले रही है। किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चियां बेरोजगार हैं। गरीब जितना जोर लगा ले, उसके पास शक्ति, सफलता और रोशनी पहुंच नहीं पा रही। साथियों, आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है, जिसका लोकार्पण अभी अभी हुआ और जिसके बारे में प्रियंका ने विस्तार से आपको बताया है। तो भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर
नहीं छोड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव है, 4 जून को ताजपोशी होनी है और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप, जुबान फिसलने का, कटाक्ष करने का दौर जारी है। तो आज हमने देखा कि कहीं जुबान फिसली है तो कहीं कटाक्ष का दौर जारी है। आने वाले प्रोग्राम्स में हम और आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में ताजपोशी होने तक किस प्रकार के हाल रहने वाले हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। नमस्कार।